प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आय तथा संबंधी समुच्चय या संबंधित धारणाएं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ धारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में इसको कहा जाता है जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे शॉर्ट में जीएनपी बोल दिया जाता है, निवल या शुद्ध भी हम इसको बोल सकते हैं। तो निवल अथवा शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं। निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे शॉर्ट में एनएनपी बोल दिया जाता है। लेकिन इन सब के मूल में या इन सब के बेस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीडीपी। इसीलिए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी जीडीपी का अध्ययन करना है। अखबारों में भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि जैसे विकास अनुमान से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, यानी जीडीपी इस साल 7.3% की रफ्तार से बढ़ेगी। जैसे कोविड के अंदर जीडीपी ग्रोथ नीचे चली गई और वो 2.3% पर आ गई। इसी तरह जीडीपी 7% से ऊपर पहुंच गई, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस तरह भारत सबसे आगे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी दिखाया गया है कि पिछले 6 साल के अंदर भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गई है, 5% के आसपास रही है। तो इस तरह हमारे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि जो ये जीडीपी है ये क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और ये समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से और विस्तार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जीडीपी शब्द 3 शब्दों से मिल करके बना है, जिसमें जी का मतलब होता है ग्रोस और ग्रोस का हिंदी में अर्थ है सकल, सारा, कुल या टोटल। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र में हम सिर्फ ग्रोस शब्द या सकल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक। डी मीन्स डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू मतलब देश के अंदर, देश के भीतर जो भी काम होता है उसको कहा जाता है घरेलू। तीसरा हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। पी से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, किसी भी देश में होने वाला उत्पादन जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से जीडीपी की फुल फॉर्म हिंदी में बन जाती है सकल घरेलू उत्पाद। और इस तरह से जीडीपी मतलब एक देश की घरेलू या एक देश के भीतर जितना भी उत्पादन होता है उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन मात्र इस शब्द से काम नहीं चलता, इसके अंदर हमारे आगे कुछ और प्रश्न उठते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पर अगर डेफिनेशन दें तो इसका मतलब हम है कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है उन सब के बाजार मूल्य के जोड़ को ही सकल घरेलू उत्पाद कह दिया जाता है। लेकिन एक देश के बीच में जितना भी उत्पादन होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कैसे कहेंगे। यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं कि एक देश में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का उत्पादन क्यों ना हो, उन सब के उत्पादन को जब बाजार कीमत से जोड़ दिया जाता है तो जीडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी को और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए यहाँ हम इसकी एक परिभाषा देखते हैं कि किसी भी देश की घरेलू सेवा में एक वर्ष में जितना भी कुल उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे देश की घरेलू सीमा से क्या अभिप्राय है, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है, एक वर्ष में कौन सा समय शामिल किया जाएगा, क्या कैलेंडर ईयर शामिल किया जाएगा जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, या वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर या लेखा वर्ष जिसको कहा जाता है
जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, क्या वो शामिल किया जाएगा? कुल उत्पादन में कौन सा उत्पादन, किन चीज़ों का उत्पादन शामिल किया जाएगा और बाजार मूल्य कौन सा लिया जाएगा? तो इस तरह से यहाँ हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि एक देश की घरेलू सीमा में कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है? यहाँ पर हम देखेंगे कि एक देश की घरेलू सीमा में बहुत सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। किसी भी देश की जो राजनीतिक या भौगोलिक सीमा होती है, जो ज़मीन पर होती है, दूसरे देशों के साथ लगी हुई होती है, उसको शामिल किया जाता है। उसके साथ साथ समुद्री सीमा भी, जिसके अंदर हमारे मछुआरे, हमारे समुद्री जहाज चलते हैं, या हम पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल या और अन्य चीज़ें निकालते हैं, जो क्षेत्र हमारा होता है वह लगभग तट से 12 नाटिकल मील या 22.2 किलोमीटर के लगभग होता है। उसके अंदर जितने भी संसाधन हैं या जो भी कुछ उत्पादन होगा वो हमारे ही देश की घरेलू सीमा का अंग माना जाएगा। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यानी कि जो हमारी समुद्री सीमा होती है उससे आगे भी हमारा कुछ एरिया होता है जिसके उत्पादन पर एक देश का अधिकार होता है और उसे भी देश की घरेलू सीमा का अंग माना जाता है। इन सब के बाद कुछ ऐसा हिस्सा बचता है जो किसी भी देश के साथ नहीं लगता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा निर्धारित कर दिया जाता है, और इन क्षेत्रों के अंदर भी जिस देश द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है वो उसकी घरेलू सीमा का ही अंग माना जाता है, अर्थात उस देश की आमदनी में, उस देश के उत्पादन में ही जोड़ा जाता है। इसके बाद दो देशों के बीच चलाए जाने वाले जो जलयान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक राज्य से चलने वाली बस जब दूसरे राज्य तक जाती है तो उसकी आमदनी हमारे राज्यों को प्राप्त होती है और दूसरे राज्य तक जाने का सारा रास्ता हमारी ही घरेलू सीमा का अंग माना जाता है। तो इसी तरह से दो देशों के बीच जितने भी जलयान या वायुयान चलाए जाते हैं वो सब भी हमारे ही देश की घरेलू सीमा का अंग माने जाएंगे। इसके साथ साथ विदेशों में स्थित जो हमारे दूतावास होते हैं, वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, राजनीतिक दूतावास होते हैं, सैनिकों के जो भी प्रतिष्ठान होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक स्टेशन होते हैं जिसके अंदर हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं या जिनके उत्पादन से हमें लाभ मिलता है, सूचना एवं प्रवास कार्यालय, जितनी सहायता एजेंसियां जो भी दूसरे देशों में पाई जाती हैं वो सारी भारत की घरेलू सीमा का ही अंग मानी जाती है। लेकिन भारत में स्थित अमेरिका का दूतावास भारत की घरेलू सीमा का अंग नहीं है, लेकिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, किसी भी देश में जो हमारा दूतावास होता है वो हमारी ही सीमा का, हमारी घरेलू सीमा का अंग माना जाता है और उससे जो भी आमदनी होती है वो हमारे ही घरेलू उत्पादन का हिस्सा होती है। इसी चीज को हम एक मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि ये भारत देश और पूरे विश्व का नक्शा है जिसके अंदर हम भारत को छोड़कर बाकी को शेष विश्व कहते हैं। अब यहाँ हम इसके अंदर देखते हैं कि जैसे ये हमारा भारत देश है, अब इसकी जितनी भी ये बाउंड्री लाइन है जो दूसरे देशों से लगती है ये सारी की सारी हमारी घरेलू सीमा का अंग है। इसके साथ साथ जो इसकी समुद्री सीमा है जिसके अंदर हमारे मछुआरे आदि जाते हैं वो भी सारी की सारी हमारे देश की ही घरेलू सीमा का अंग है। इसके साथ साथ अगर हमारे देश से कोई प्लेन, कोई भी जहाज दूसरे देशों में जाता है और इससे होने वाली आमदनी हमारे ही देश को मिलती है तो इस पूरी की पूरी सीमा को, उस पूरे क्षेत्र को भी हमारे ही देश की घरेलू सीमा का अंग माना जाएगा। इसी तरह से अगर समुद्री जहाज किसी भी देश के अंदर जाता है और वहाँ से कमा करके लेके आता है तो ये पूरा का पूरा रास्ता हमारे देश की ही घरेलू सीमा का अंग माना जाएगा। अगर कोई जहाज ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे देश की घरेलू सीमा का अंग माना जाएगा। अगर कोई अफ्रीका में जाता है तो ये भी हमारे देश की सीमा का अंग माना जाएगा। इसी तरह से जो दूतावास होते हैं, हमारे देश के दूतावास दूसरे किसी भी देश में अगर स्थित हैं तो वो भी हमारे ही देश की घरेलू सीमा का अंग माने जाएंगे। जिस तरह से अगर कनाडा में या दूसरे देश में हमारे देश का कोई भी दूतावास है तो हमारे ही देश की सीमा का अंग माना जाएगा। तो इस तरह मैप के माध्यम से हमने देखा कि हमारे देश की जितनी भी भौगोलिक सीमा है, उसके साथ जितनी समुद्री सीमा है, उसके साथ जितने भी दूसरे देशों में जाने वाले
वायुयान हैं, जितने भी जलयान हैं, जो भी दूतावास है, वो सारे के सारे हमारे देश की घरेलू सीमा का अंग माने जाते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं एक वर्ष से, यानी कि एक वर्ष का अभिप्राय कौन से वर्ष से होता है, ये कैलेंडर वर्ष होता है या लेखा वर्ष होता है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ एक वर्ष से अभिप्राय लेखा वर्ष, फाइनेंशियल वर्ष या वित्त वर्ष से होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, कुल उत्पादन में कौन सा उत्पादन शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन या मध्यवर्ती वस्तुओं का या सेवाओं का। यहाँ भी हम आपको बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य अथवा सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। इसको भी हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अंतिम वस्तुएं हैं, उसके अंदर मान लो एक मकान है जिसका मूल्य 50 लाख रुपए है, और जब हम मकान को खरीदते हैं तो 50 लाख रुपए मकान के लिए देंगे, ना कि ईंटों के लिए 20 लाख अलग, बाकी जितना भी कच्चा मटेरियल होता है उसके लिए 15 लाख अलग, सीमेंट आदि रंग आदि के लिए अलग, और जो खर्चा होता है उसके लिए अलग। हम कभी भी इस तरह से अलग अलग पेमेंट नहीं करते, सारे सामान की एक ही बार पेमेंट करते हैं, और ये अंतिम वस्तु ही राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है या घरेलू आय में जोड़ी जाती है। एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी स्वीट हाउस समोसे बनाता है या कोई भी खाने पीने का सामान बनाता है, तो हम समोसे के लिए ही 15 रुपये उसको अदा करेंगे, ना कि आलू के अलग से, तेल के अलग से, मसाले के अलग से और उसकी लेबर के अलग से। कभी हम अलग अलग नहीं देते, यानी कि ये सारी जो वस्तुएं कहलाती हैं ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इसके लिए एक उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे अगर हम कोई रेडीमेड कपड़ा लेते हैं तो उसके लिए हम इकट्ठे ही रुपए देते हैं। जैसे कोई कमीज ली 500 रुपये की, तो 500 रुपये उसको पूरी की पूरी कमीज के देंगे, ना कि कपड़े के उसको अलग से देंगे, उसके साथ ही धागे के उसको अलग से देंगे, लेबर या कटाई के अलग से देंगे और अन्य सामान के अलग से देंगे। इस तरह हम उसको कभी भी अलग अलग चीज़ों के पैसे नहीं देते, उसको पूरी वस्तु का मूल्य एक साथ ही दे दिया जाता है। इसलिए जो पूरी वस्तु होती है उसको अंतिम वस्तु कहा जाता है, और उसमें जो मटेरियल लगता है उसको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। लेकिन हम कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मूल्य नहीं देते, केवल अंतिम वस्तु के लिए ही मूल्य देते हैं, और अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही घरेलू आय में या घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। इस तरह से वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी लिया जाता है, सेवाओं के मूल्य को भी घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। जैसे जब हम किसी भी आदमी से कोई काम करवाते हैं, कोई बैंकों से सेवाएं लेते हैं, कोई यातायात की सेवाएं लेते हैं, कोई भी गाड़ियों की सेवाएं लेते हैं, कोई बीमा वगैरह की सेवाएं लेते हैं, कोई ट्यूशन ले रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं उसकी सेवाएं ले रहे हैं, तो इस तरह से कोई मकान किराए पर लेते हैं उसकी सेवाएं ले रहे हैं, तो इस तरह से जितनी भी सेवाएं ली जाती हैं उन सारी की सारी सेवाओं के मूल्य को भी घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। इसी तरह से चालू वर्ष का अथवा किसी विशेष वर्ष का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को हमने ले लिया, अब बारी आती है उसका मूल्य लगा करके, बाजार मूल्य लगा करके और उसको जोड़ करके अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की, उसको मापने की। अब प्रश्न उठता है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए हमने अंतिम वस्तुओं को तो ले लिया, सेवाओं के मूल्य को भी ले लिया, लेकिन गणना किस आधार पर की जाए? क्या चालू वर्ष की कीमतों को लिया जाए या आधार वर्ष की कीमतों को भी लिया जा सकता है? यहाँ हम आपको बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर भी की जाती है, तो इसको मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को प्रकट करती है। लेकिन इसके साथ साथ हम आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर भी इसको माप सकते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने के लिए, वृद्धि दर का सही पता लगाने के लिए हम आधार वर्ष की कीमतों को ही लेते हैं। जैसा अब तक हम 11-12 की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतें मान करके उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते रहे हैं, लेकिन अब आगे 17-18 को आधार वर्ष बनाए जाने की बातें कही जा रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम चालू वर्ष और आधार वर्ष यानी कोई विशेष वर्ष उसके आधार पर भी गणना
करते हैं। तो यहाँ अब तक हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की एक सर्वमान्य या अंतिम परिभाषा हम देने जा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, सभी उत्पादकों, इसके अंदर सभी आ जाते हैं, हमारे देश के अपने उत्पादक भी, हमारे देश के अपने निवासी भी, जो हमारे देश में जन्म से रह रहे हैं या जो 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, और गैर निवासी भी जो दूसरे देश से आते हैं, काम करते हैं, उत्पादन करते हैं और अपने देश में चले जाते हैं। दूसरे देश के उत्पादक जो उत्पादन करने आते हैं अपने देश में चले जाते हैं, जिनको गैर निवासी कहा जाता है। यानी कि इन सब के द्वारा मिलकर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी चीज़ को अगर हम एक डायग्राम के द्वारा या चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत वर्ष है, इंडिया है। ये इसकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी राजनीतिक सीमाएं हैं, और ये जितनी हमारे पास आ जाती है समुद्री सीमा है जो घरेलू सीमा का अंग होता है। और घरेलू सीमा का अंग का मतलब ये भी है कि अगर एक देश से दूसरे देश में कोई भी जहाज जाते हैं, हमारे देश का किसी देश में दूसरे देश में कोई दूतावास है, हमारे देश से कोई भी समुद्री जहाज दूसरे देश में जाते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे देश की घरेलू सीमा का अंग माने जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में जो सामान्य निवासी होते हैं, जो हमारे देश के होते हैं, जो उत्पादन में योगदान देते हैं, इसके साथ साथ गैर निवासी जो विदेशी होते हैं, उत्पादन करने के लिए भारत में आते हैं लेकिन बाद में लाभ अपने देश में ले जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद जितनी भी अंतिम वस्तुएं होती हैं और जितनी सेवाएं होती हैं, उन सब के बाजार मूल्य को अगर इन वस्तुओं के उत्पादन से गुणा कर दें तो हमारे पास आती है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके लिए या जिसको समझने के लिए हम अब तक इतना प्रयास कर रहे थे। जैसे कि अब तक हमने सकल घरेलू उत्पाद को बहुत ही विस्तार से और बारीकी से समझने का अध्ययन किया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इन घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को एकत्रित कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, किस आधार पर या किस बाजार मूल्य पर करता है, और कौन कौन से वर्ष के आंकड़े दिए जाते हैं। इन सब के लिए हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की वेबसाइट पर जा करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से जो हमने ये एक तालिका उठाई है, इसमें 11-12 से लेकर 22-23 तक के आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी के कारण या दिखाई न देने के कारण हमने बहुत से सालों के आंकड़ों को बीच में से काट दिया गया है और केवल 11-12 जो शुरुआत है और कुछ लास्ट के करंट के आंकड़े हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद है, बेसिक मूल्यों पर जो उत्पादन हुआ है वो किस किस मूल्य का हुआ है, किस वर्ष में कितने मूल्य का हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने पीछे बात करी कि हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित भाव यानी करंट प्राइस, प्रचलित वर्ष में जो कीमतें होती हैं उसके उत्पादन को गुणा करके उसके आधार पर भी हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, और आधार वर्ष जो यहाँ पर 11-12 माना गया है उसके आधार पर भी हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि 11-12 में वस्तुओं के रेट या मूल्य बहुत कम रहे होंगे और 22-23 के अंदर ज़्यादा रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि 2022-23 में उत्पादन का मूल्य ज़्यादा है और आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर उत्पादन का मूल्य बहुत कम है। तो इस तरह से हम आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या उत्पादन में वास्तव में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि चालू वर्ष में तो केवल कीमतों के बढ़ने मात्र से भी उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता है। तो इसलिए दोनों ही आधारों पर हमेशा गणना की जाती है। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की वेबसाइट पर जा करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। CSO की स्थापना मई 1951 में की गई थी, जो तब से हमारे देश की घरेलू आय और राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करती आ रही है। यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह से
सकल घरेलू उत्पाद 22-23 और 23-24 का यहाँ पर दिया हुआ है। 23-24 का अनुमानित है क्योंकि उसके आंकड़े अभी तक स्पष्ट होकर पूरी तरह नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है एस्टिमेटेड। लेकिन 22-23 और 21-22 के आंकड़े पूरी तरह से आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि उत्पादन का मूल्य ये है, जो भी उत्पादन हुआ है उसके बेस प्राइस पर या उसके उत्पादन मूल्य के आधार पर यह मूल्य बनता है। उसके अंदर जो सरकार द्वारा टैक्स लिए गए हैं वो ये आ जाते हैं, और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी आता है उसका मूल्य ये इतना आ जाता है। अब यहाँ पर जब हम जीडीपी की बात करते हैं कि कितने परसेंट बढ़ी है, उसी गणना हम किस आधार पर करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 2023-24 के अंदर जो हमारा मूल्य था वो था 1,58,27,508 करोड़ रुपए, और इसी तरह से 22-23 के अंदर जो मूल्य था वो था 1,48,04,901 रुपए। जब हम 23-24 के उत्पाद में से 22-23 का उत्पाद घटाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है या जो उत्पाद में वृद्धि आती है वो आती है 10,22,607 रुपए। अब अगर हमें जीडीपी की वृद्धि दर ज्ञात करनी है तो हम जितनी वृद्धि हुई है उस वृद्धि को जितने पर हुई है, यानी कि 22-23 के मूल्य पर हुई है, उससे डिवाइड कर देंगे और उसकी परसेंटेज ज्ञात करेंगे जो आएगी 6.9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस उत्पादन पर जो ये वृद्धि हुई है, या जीडीपी यहाँ से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है कि यानी कि जो ये उत्पादन बढ़ा है, जो ये वृद्धि हुई है, इसके आधार पर तो उस वृद्धि को हम देख सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि वो कितनी है। तो यहाँ जो हमने देखा बेस प्राइस के ऊपर जो वृद्धि थी, जब उत्पादन बढ़ा वो 6.9% बढ़ा था। इसी तरह से हम जीडीपी को भी ज्ञात कर सकते हैं और आगे आने वाले वर्षों में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चालू वित्त वर्ष की कुल आय या कुल उत्पाद या जीडीपी में से उससे पहले वाले वर्ष की जीडीपी को घटाकर जो अंतर आएगा उसको पिछले वर्ष की जीडीपी से भाग देकर जीडीपी वृद्धि दर ज्ञात की जा सकती है। तो इस तरह से जो अखबारों में न्यूज हमेशा आती हैं कि जीडीपी इतने परसेंट बढ़ी है, इतने परसेंट घटी है, दूसरे देश से इतनी ज़्यादा है, दूसरे देश से इतनी कम है, या किस देश की वृद्धि दर कितनी बढ़ रही है, तो इसका अनुमान हम यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारे पास जीडीपी को ज्ञात करने का, जीडीपी को निकालने का। तो इस तरह से हमने देखा कि हम बहुत ही आसान तरीके से जीडीपी की गणना कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं।